हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला पाठ प्रकरण 1। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950। सामान्य परिचय। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। इन्होंने किस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर ला कर खड़ा कर दिया। इसके भाषा संस्कार की महत्व को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। मुंशी सदासुख की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए थी। लल्लू लाल में ब्रज भाषापन और सदल मिश्र में पूर्वीपन। तो पंडिताऊपन था मुंशी सदासुख लाल की भाषा में, और लल्लू लाल में ब्रज भाषापन था और सदल मिश्र में पूर्वीपन था। किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी किताब में लिखे हिंदी साहित्य के इतिहास से। राजा लक्ष्मण को भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरा की बोलचाल का पुट उसमें कम ना था। भाषा का निखरा हुआ सामान्य रूप भारतेंद्र की कला के साथ ही प्रकट हुआ। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने पद की ब्रज भाषा का भी बहुत संस्कार किया। पुराने पढ़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चली थी। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। काल की गति के साथ साथ उनके भाव और विचार भी बहुत आगे बढ़ गए, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। भक्ति, श्रृंगार आदि को पुराने ढंग से कविताएं ही होती चली आ रही थी। बीच बीच में कुछ शिक्षा संबंधित पुस्तकें अवश्य निकल जाती थीं, पर देश काल के अनुकूल साहित्य निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न तब तक नहीं हुआ था। बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था, जिनमें देश और समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबिंब आने लगा था। पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। भारतेंद्र ने उस साहित्य की दूसरी ओर मोड़ जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ा रहा था, उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य के नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। उर्दू के कारण अब तक हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा था। राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कुछ लिखा था, वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। जब भारतेंद्र हमारी मांझी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए, तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्राकृत साहित्य रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया। प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ। भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर जब साहित्य की रचना
कुछ परिणाम में हो लेती तभी शैलियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएं आदि लक्षित होती। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल के बीच ही लेखकों का एक खास मंडल तैयार हो गया, जिसके भीतर पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते हैं। इन लेखकों की शैली में व्यक्तिगत की भिन्नता स्पष्ट लक्षित हुई। भारतेंदु में ही हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भाव वेश की शैली दूसरी है और तथ्य निरूपण की दूसरी। तो कौन सी? भाववेश और तथ्य निरूपण की शैली। भाववेश के कथनों में वाक्य प्रया बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की होती है, जिनमें बहुत प्रचलित अरबी फारसी के शब्द भी कभी कभी बहुत कम आ जाते हैं। जहाँ किसी ऐसे प्राकृतिक भाव को व्यंजना होती है जो चिंतन का अवकाश भी बीच बीच में छोड़ता है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर होती है। वाक्य भी कुछ लंबे होते हैं, पर उनका अन्वय जटिल नहीं होता। तथ्य निरूपण या सिद्धांत कथन के भीतर संस्कृत शब्द का कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, वस्तु वर्णन का दृश्य वर्णन में विषय अनुकूल, मधुर या कठोर वर्ण वाले संस्कृत शब्दों की योजना की जो पर्यासमस्त और अनुप्रास होती है, चाल सी चली आई है। भारतेंदु में यह प्रवृत्ति हम सामान्य नहीं पाते। समानुप्रास। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी, अतः उनकी भाषा बहुत स्वच्छ गति से बोलचाल की चपलता और भांगिमा लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती है। पूर्वी कहावत और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चलती है। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों से गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे, इतने लंबे कि उनका अन्वय कठिन होता था। पद विन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्यों के बीच विराम स्थलों पर भी अनुप्रास देख ईशा और लल्लू लाल का स्मरण होता है। इस दृष्टि से देखो तो प्रेम घन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। पंडित बालकृष्ण भट्ट की भाषा अधिकतर वैसी ही होती है जैसे खरी खरी सुनाने में काम में लाई जाती है। जिन लेखों में उनका चिड़चिड़ापन झलकती है वे विशेष मनोरंजक है। नूतन पुरातन संघर्ष काल था। इस भट्ट जी को चिढ़ाने की पर्याप्त सामग्री मिल जाया करती थी। समय के प्रतिकूल पुराने बद्धमूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। भाषा उनकी चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। ठाकुर जगमोहन सिंह की शैली शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्री नारायण की शैली से मिलती जुलती, पर उनमें लंबे वाक्य की जटिलता नहीं पाई जाती थी। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुरता, भारतीय रंगस्थलियों की मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी अलग अलग विशेषता रखता है। हरिश्चंद्र काल के सब लेखक में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख थी। संस्कृत के शब्दों और रूपों का व्यवहार वे करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित चले आते हैं। जिन शब्दों या उनके जिन रूपों से केवल संस्कृत भाषी ही परिचित होते हैं और जो भाषा प्रभाव के साथ ठीक चलते नहीं, उनका प्रयोग वे बहुत औचट में पढ़कर ही करते थे। उनकी लिखावट में ना उड्डीयमान और ना अवसाद ऐसे शब्द मिलते थे, ना औदार्य, सौकर्य और
सोकार और मोखर ऐसे स्वरूप। भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने पर हिंदी लेखक तैयार हुए, जो उनके निधन के उपरांत भी बराबर साहित्य सेवा में लगे रहे। अपने अपने विषय क्षेत्र में अनुकूल रूप हिंदी को देने में सबका हाथ रहा। धर्म संबंधी विषयों पर लिखने वाले जैसे पंडित अंबिका दत्त व्यास में शास्त्रीय विषयों की व्यक्त करने में, संवाद पात्रों में, राजनीतिक बातों में सफाई के साथ सामने रखने में हिंदी को लगाया। सारांश यह है कि उस काल में हिंदी शुद्ध साहित्य उपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहार उपयोगी रूप भी निखरा। यहाँ तक कि भाषा और शैली की बात हुई, पर लेखकों की दृष्टि क्षेत्र और उनका मानसिक अवस्थान लीजिए। हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है, वह सजीव या जिंदा दिली, सब में हास्य या विनोद ही मात्र थोड़ी या बहुत पाई जाती है। राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह भाषा पर अधिकतर रखने वाले, पर झंझटों में दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती थी जो हरिश्चंद्र मंडल के लेखकों में दिखाई पड़ता है। शिक्षित समाज में संचारित भावों को भारतेंदु की सहयोगियों ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया। सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह है कि उन पुराने लेखकों की हृदय का मार्मिक संबंध भारतीय जीवन के विभिन्न रूपों के साथ पूरा बना था। भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले त्योहार उनके मन में उमंग उठाते थे। परंपरा से चले आते हुए आमोद प्रमोद के मेले उनमें कौतूहल जगाते और प्रफुल्लित लाते थे। आजकल के समाज, उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्नित न था। विदेशी अधड़ों ने उनकी आंखों में इतनी धूल नहीं झोंकी थी कि वह अपने देश का रूप रंग उन्हें सुझाई ही न पड़ता। काल की गति से देखते थे, सुधार के मार्ग में भी उन्हें सूझते थे, पर पश्चिमी में एक एक बात के अभिनय को ही वे उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे। प्राचीन और नवीन संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन प्रवर्धित रूप प्रतीक हो, न कि ऊपर लपेटी हुई वस्तु। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। भारतेंदु के पहले नाटक के नाम से जो 2-4 ब्रज भाषा में लिखे गए थे, उनमें महाराज विश्वनाथ सिंह आनंद रघुनंदन नाटक को छोड़कर किसी भी नाटक तत्व न था। हरिश्चंद्र ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक का बांग्ला में सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संवत 1925 में प्रकाशित किया। उसके पहले वे प्रवास नाटक लिख रहे थे, पर वह पूरा न हुआ। उन्होंने आगे चलकर भी अधिकतर नाटक ही लिखे। तो विद्या सुंदर किसका नाटक है? हरिश्चंद्र का पहला नाटक है। हरिश्चंद्र का पहला नाटक विद्या सुंदर है। अधिकतर नाटक ही लिखे। पंडित प्रताप नारायण और बद्रीनारायण चौधरी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतेंदु के समय में धूम से चली हुई नाटकों की वह परंपरा आगे चलकर बहुत शिथिल पड़ गई। बाबा रामकृष्ण वर्मा बंग भाषा के नाटकों का, जैसे वीर नारी पद्मावती कृष्ण कुमारी रामकृष्ण वर्मा का अनुवाद करके नाटकों का सिलसिला कुछ चलाते रहे। इस उदासीनता का कारण उपन्यासों की दिन दिन बढ़ती हुई रुचि के अतिरिक्त अभिनयशालाओं का अभाव भी कहा जा सकता है। अभिनय द्वारा नाटकों की ओर रुचि बढ़ती है और उनका अच्छा प्रसार होता है। नाटक दृश्य काव्य है, उनका बहुत कुछ आकर्षण अभिनय अवलंबित रहता है। उस समय नाटक खेलने वाले जो व्यवसायी फारसी कंपनी थी, वे उर्दू छोड़ हिंदी नाटक खेलने की तैयार ही न थे। ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था?
भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी उद्योग करके अभिनय का प्रबंध किया करते थे और कभी कभी स्वयं भी पाठ लेते थे। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक, जानकी मंगल किसका है नाटक? पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी का भी धूमधाम से अभिनय हुआ था। उसमें भारतेंदु जी के पाठ लिया था। यह अभिनय देखने काशी नरेश महाराज, ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह भी पधारे। कौन सा नाटक था जो ईश्वरी प्रसाद महाराज जी पधारे थे? जानकी मंगल नाटक पधारे थे और उनका विवरण 8 मई 1868 के इंडियन मेल में प्रकाशित हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिए मूंछ मुड़ाने की आज्ञा मांगने प्रसिद्ध ही है। मूंछ मुड़ाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध ही है। कश्मीर कुसुम, राजतरंगिणी का कुछ अंश और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास की पुस्तकों की ओर और जयदेव जीवनकृत लिखकर जीवन चरित्र की पुस्तकों की ओर ही हरिश्चंद्र ध्यान ले गए, पर उस समय इन विषयों की ओर लेखकों की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी। पुस्तक रचना के अतिरिक्त पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक प्रकार के फुटकर लेख और निबंध अनेक विषयों पर मिलते हैं, जैसे राजनीतिक, समाज दशा, देश दशा, ऋतु छटा, पर्व त्योहार, जीवन चरित्र, ऐतिहासिक प्रशंसा, जगत और जीवन के संबंध रखने वाले सामान्य विषय जैसे आध्यात्मिक निर्भरता, मनोयोग, कल्पना। लेखों और निबंधों की अनेक रूपता को देखते हुए उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। समाज दशा और देश दशा संबंधित लेख कुछ विचारात्मक पर अधिकांश भावनात्मक मिलते हैं। जीवन चरित्र और ऐतिहासिक प्रसंगों में इतिवृत्ति के साथ भाव व्यंजना भी गुफित पाई जाएगी। ऋतु छटा, पर्व त्योहार, अलंकृत भाषा में वर्णन प्रबंध सामने आते हैं। जगत और जीवन के संबंध में रखने वाले समान विषयों को निरूपण में विरल विचारखंड कुछ उक्ति व्यक्ति के साथ बिखरे मिलते हैं, पर शैली की व्यक्तिगत विशेषताएं थोड़ी बहुत लेखों में पाई जाती है। तो नमस्कार, आगे कल आशा है आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे।